हेलो प्यारो बच्चों, आप लोग को फिर से गुड मॉर्निंग और आप लोग को फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा कि इससे पहले 2 क्लास चल चुके हैं, ठीक है। और ये आज पार्ट थर्ड है, मतलब तीसरा क्लास ये जो चल रहा है। मैंने जो लास्ट क्लास जो खत्म किया था वो परिमेय और अपरिमेय पर खत्म किया था, ठीक है। और थोड़ा सा हम एक बार इस क्वेश्चन को, एक बार टॉपिक को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय के बारे में रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला ये प्रश्न ये है कि इनमें से बताएं कि कौन परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। कौन परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। मतलब जो भी नीचे संख्या दी रहेगी उस संख्या को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या बच्चों, ठीक है। तो पहले इस प्रश्न को आप बनाने से पहले आपके दिमाग में जो रन कर रहा होगा कि सर हमको पहले ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है। कॉन्सेप्ट जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बताएंगे कि कौन सा परिमेय है, कौन सा क्या है अपरिमेय है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो भी है, अभी तो इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए हैं, तो इसको अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं, ठीक है। और एक ये पाई है, ये डी भी हम मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल और मान लेते हैं, 1/0 मान लेते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, पाई प्लस 2 ले लेते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है, 2 + √3 ले लेते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये जितने भी आप देखोगे इसमें से आपको बताना है कि इनमें से बताएं कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम जो कॉन्सेप्ट की बात कहे थे कि परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त की जाती है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और p और q जो संख्या होगी वो एक आपका पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। और मैंने बच्चों ये भी बोला था कि जो भी परिमेय संख्या का चाहे वर्गमूल हो चाहे वो घनमूल हो, हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। तो जब तक वो पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी तब तक उसको हम वो परिमेय संख्या के रूप में हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल हम और लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो जरा समझने वाली बात यह है कि इनमें से बताएं या निम्न में से बताएं कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस संख्या का पूर्ण रूप से बाहर निकल जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसे, परिमेय संख्या इसका हम नाम देंगे, ठीक है। दूसरा है कॉन्सेप्ट कि जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है। नीचे q बराबर 0 नहीं होगा और ये दोनों जो संख्या होंगी वो कैसी संख्या होंगी, आपकी पूर्णांक संख्या होगी बच्चों। तो ये भी हम कहेंगे कि ये जो संख्या है ये भी आपका कौन सी संख्या बनेगी बच्चों, ये बनेगी आपका क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सी हमने एक चीज पहले ही बताया था कि जितना भी ग्रीक लेटर होता है, चाहे वो पाई हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, चाहे गामा हो गया, जितना भी आपका ग्रीक लेटर होगा वो आप मान कर चलोगे कि वो सारे एक अपरिमेय संख्या के रूप होते हैं। तो जो पाई है ये भी एक क्या है, पाई ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल हम और जोड़ लेते हैं, 22/7 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इस पर चलते हैं 1/0। अब ये थोड़ा सा समझने ये है कि 1/0 है ये क्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो आप कहोगे कि सर परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिखे जाता है, ये तो मुझे पता है, ठीक है। ये भी आपको दिख रहा होगा कि सर ये p है और ये क्या है, q है। लेकिन बच्चों ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमें p/q होना कोई जरूरी नहीं है, उसका कंडीशन भी फुलफिल करना चाहिए, उसका कंडीशन भी वो मानना चाहिए। जैसे कि अब हम क्या देख रहे हैं कि जो यहाँ q का जो वैल्यू है वो बराबर 0 है। तो हमने क्या कहा था कि अगर वो q का वैल्यू बराबर 0 नहीं होगा तब वो परिमेय संख्या कहा, मतलब कहा जाएगा। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों
कि अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हाँ क्यू का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, और जब भी वो क्यू का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं का, वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या इसको हम बोलेंगे। आप इस चीज को देखिएगा, जैसे आपके पास दो एग्जाम्पल थे, यहाँ आप देखोगे यहाँ क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं था, मतलब वो 0 से बड़ा था। दो ही कंडीशन हो सकते हैं आपके पास, या तो 0 से बड़ा या तो फिर 0 से छोटा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक कॉन्सेप्ट बच्चों और उसमें से ऐड किया था, हमने क्या बताया था कि एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, चाहे आप परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कर सकते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग, मैं फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। समझ में आया? जैसे अब हम कहें कि जो पाई है, पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। लेकिन 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। बच्चों जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इसका एक ही मिलेगा, वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। तो समझ में आया कि जो पाई प्लस 2 है वो परिमेय ना होकर अपरिमेय संख्या होती है। आप बच्चों जब ध्यान से देखोगे, जब आप मॉडल सेट बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे, तो या जो भी आगामी परीक्षा जो भी होंगे आपके स्कूल में, मतलब जो भी परीक्षा मतलब होंगे या फाइनल परीक्षा होंगे, तो आप उसमें ध्यान से देखना कि इनमें से बताएं कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या और कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही इसका है, दो क्या है, दो परिमेय संख्या है, ठीक है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हम इन दोनों का रिजल्ट देखेंगे तो ये भी हमारा जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन अब इसको जरा ध्यान से देखा जाए, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखा जाए कि ये क्या होगा। देखो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी बदल सकता है, लेकिन हमारा बस एक ही चीज होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो फिल होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपका सही नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट आप सही ढंग से नहीं पढ़ो रहोगे, तो एक चीज ध्यान देना कि आपसे क्वेश्चन बनना क्या होगा, वो मुश्किल में पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर इस 8 को मेरे पास, हम देख रहे हैं कि रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, तो हम दोनों रूट को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ से क्या होगा 2, 2 से हमने डिवाइड दिया 4, और रूट 4 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 2। लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में करोगे, अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो इसका आंसर अपरिमेय देकर चले जाओगे, लेकिन मुझे जल्दीबाजी नहीं दिखानी है, ठीक है। थोड़ा सा हम वहां देखो, कोई भी हमारे पास जब प्रश्न होंगे तो बच्चों पहले उस पर हम समय देना सीखेंगे कि समय क्या हम उस पर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि सर आप ही तो बताया था जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय, मतलब मैंने अभी भी बोल रहा हूँ कि वो नहीं निकलेगा तो अपरिमेय होगा। लेकिन पहले नंबर वो क्वेश्चन को ब्रीफली हम बनाकर चेक करेंगे कि वो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या हम किसी को देखकर हम गेस करके बता देंगे क्या कि वो जो डिसीजन है वो सही है गलत है, नहीं। हम जब तक उस क्वेश्चन को ब्रीफली नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन को ठीक से हम नहीं बनाएंगे, तो हमारा सही जवाब नहीं मिल पाएगा। अब इसका सही जवाब हमारे पास क्या आया, ये एक परिमेय संख्या है बच्चों, क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, दो एक पूर्ण संख्या, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। अब देखो यहां से पाई, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, दो क्या है, परिमेय संख्या। चाहे अपरिमेय परिमेय को गुना करो, चाहे तुम क्या करो, भाग करो, तो जो भी इसका रिजल्ट होगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा वो भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब हम देखते हैं √3 मतलब 3 का वर्गमूल। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं कि जिस संख्या का पूर्ण घन मिलेगा, पूर्ण वर्गमूल मिलेगा, तब हम बोलेंगे कि वो एक परिमेय संख्या है, अन्यथा हम उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, जो 3 है, 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता है ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब हम आते हैं लास्ट 22/7, 22/7, तो 22 ये क्या हो गया P और ये क्या हो गया Q। तो P/Q जो है हमारा, ये 22/7 जो है वो P/Q के फॉर्म में है। लेकिन अब हम ध्यान देंगे कि क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे ये परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलेगा कि सर
पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है। हम भी फिर भी हम कह रहे हैं कि ये पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, लेकिन ये भी ध्यान होना चाहिए कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। हम सिर्फ इस गणित को बनाने के लिए पाई का वैल्यू 22/7 हम यूज करते हैं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। आप समझो ना, एक पाई अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। जरा सोच के देखो कि अगर यहाँ पर √4 है, अगर यहाँ पर √2 है, तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा 2 और इसका नहीं निकलेगा, इसका समथिंग वैल्यू जो भी होगा, मे बी आगे जो भी होगा। तो क्या ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है? नहीं है, तो हम यहाँ इक्वल नहीं कह सकते। हाँ, इन केस अगर ऐसे पूछेगा तो हमें क्या पता है कि पाई का वैल्यू पूछ रहा है या 22/7 एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, तो हमें उतना ताम में नहीं पढ़ना है। हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि वो p/q के फॉर्म में है या नहीं है, q बराबर 0 है या नहीं है, मतलब ये सारे दिखना है। तो मैंने आज जो ये सेशन किया बच्चों, ये सेशन आप लोग के बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस मतलब टॉपिक से अभी हमने जो क्वेश्चन बताया इस टॉपिक से खासकर आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं। बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपके पास एक संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। बच्चों क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। आज का जो टॉपिक है जरा ध्यान से दिया जाए, भाज्य संख्या होगी। इस भाज्य संख्या को चाहे भाज्य संख्या लिखो और चाहे तुम कह सकते हो प्राकृतिक संख्या लिखो या कोई संख्या लिखो, इस भाज्य संख्या को क्या करना है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, रूप में क्या करें बच्चों, व्यक्त करें। तो आप थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। मेरा एक चीज जवाब है कि हम जो बता रहे हैं या आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि वो खाना पूर्ति होना चाहिए। या तो आप पढ़ने के पर्पज से आओगे तो कुछ सीखोगे, या खाना पूर्ति करने के पर्पज से आओगे तो बस वो केवल स्किप करके वीडियो आगे चले जाओगे तो वो सीख नहीं पाओगे। ये टॉपिक से भी क्वेश्चन में एग्जाम आते हैं। वो क्या टॉपिक लिखा है मैंने कि भाज्य संख्या को या भाज्य संख्याओं को, आप संख्याओं भी ले सकते हैं, बहुत सारे संख्याओं हो सकते हैं, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। समझ में आ रहा है? इट मीन्स हमारे पास एक क्वेश्चन है 8, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 144, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 180। मैं 3 ही क्वेश्चन लेता हूं, मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। समझने के लिए एक ही क्वेश्चन काफी है, ना समझने के लिए 1000 क्वेश्चन भी काफी नहीं है। तो आप एक क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझोगे मैंने क्या लिखा है। 8 जो है ये सभी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या समझ में आता है बच्चों, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए, यानी वैसी संख्या जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और दूसरी संख्याओं से भी कटनी चाहिए, वो भाज्य संख्या। और इसके विपरीत में बात करते हैं अभाज्य, लेकिन हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों तुम्हारे दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा कि सर अभाज्य जो संख्या है इस चीज को जरा से ध्यान से समझा जाए। पहले ये ध्यान दिया जाए कि हम जो बता रहे हैं उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अभाज्य संख्या जो होती है वो शुरू होती है 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, है ना, और 11 भी होती है और आगे चली जाती है। आप कहना क्या चाह रहा है इसमें कि आपके पास जो भाज्य संख्या है, आप अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। समझ? देखो पहले नंबर हम 8 को क्या करेंगे, पहले 8 को हम पहले इसका सिंपल अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 4 2 2। आप जब देखोगे कि 8 का जो फाइनल आया 2 के इंटू 2 इंटू 2, हम ये लिखेंगे और फाइनल जो हमारा आंसर होगा ये आएगा। कितने बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा है कि सर 2 के पावर 3 कैसे आ गया? आप क्लास 9th में ये भी पढ़े थे, जब किसी भी नंबर का बेस बराबर होता है तो पावर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पावर 1 पावर 1 पावर 1 और कितना किया, 2 कॉमन किया, 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 1 2 1 कितना हुआ 3। अब देखो ये क्या था हमारा, भाज्य संख्या, क्या था हमारा ये भाज्य संख्या, ठीक है बच्चों। और ये जो फॉर्म आया है, ये 2 के पावर 3 आया है,
ये अभाज्य संख्या का एक गुणनफल, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमने क्या किया है बच्चों, व्यक्त किया है। तो आपके पास जो दो क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन इसी मेथड से क्या करेगा, वो बनेगा, है ना। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि अब हम 10 क्वेश्चन बताएं, आप एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि हमने कैसे बताया है, ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन से नहीं समझ रहे हो तो मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। 144, अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से करेंगे, 2 7 जा 2, 2 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से क्या होगा बच्चों, 3 होगा। अब हम जब इसका रिप्रेजेंट करेंगे 144, 1 2 3 4, मतलब 1 2 2 2 एक मिनट, 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 और 2 गुने 3 गुने 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 16, 16 48, 48 144, ठीक है। लेकिन ये हमारा जो देख रहे हो ये सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है, लेकिन इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, ये हमारा जो आंसर हुआ बच्चों, ये हुआ अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बेहद ढंग से समझ रहे होंगे या समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो क्लिप को आप 1 से 2 बार क्या कीजिएगा, रिकैप कीजिएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका एक टॉपिक रहा। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एनसीईआरटी क्वेश्चन लेके आएंगे, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, जिसमें दिए हुई संख्याओं का लसा और मसा ज्ञात करें और उनके बीच क्या क्या करें, संबंधित या जो रिलेशन होता है उसको फाइंड करना है, ठीक है। आते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए लसा, जिसको मतलब अगर कहा जाए संक्षिप्त भाषा में लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। और एक होता है लसा और क्या, मसा, लसा और क्या, मसा। लसा और मसा आपको जानकारी होना चाहिए, लघुत्तम, ठीक है, और महत्तम समवर्तक, ठीक है। तो इन दोनों में थोड़ा सा काफी अंतर होते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक एग्जांपल को लेते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या है, जरा सा इस चीज को ध्यान दिया जाए। हमारे पास एग्जाम्पल है 18 और 24। 18 और 24 का क्या निकाले, लसा और मसा निकाले। बच्चों देखो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही हम आपको कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे जरा ध्यान से समझा। तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, पहले हम 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे से पढ़ाकर आया है। अभी उसी चीज को हम दोबारा फिर से बता रहे हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज पढ़ लिए तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया, नहीं। वो पीछे जो टॉपिक पढ़ते हैं वो आगे के टॉपिक में, आने वाले टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। बात समझ में आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले नंबर बहुपद पढ़ लिए, आप वास्तविक संख्या सर पढ़ लेंगे तो आगे क्या काम, नहीं। वास्तविक संख्या जब आप पढ़ लिए तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको वास्तविक संख्या से आगे मिला जुला मिलेगा ही या नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो आप उसका जजमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से करेंगे 9 और यहाँ 3 से करेंगे 3 और यहाँ से बच्चों करेंगे 24, यहाँ से करेंगे 2 से 12 और 2 से 6 और 2 से बच्चों क्या करेंगे 3। अब समझने वाली बात यह है, इससे इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, अभी हम क्वेश्चन को थोड़ा धीरे धीरे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हमारे इस चैनल से, मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस गोपालगंज चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं या जितने भी सेशन देख रहे हैं, ताकि इस सभी बच्चों को मतलब समझ में आए, है ना। ध्यान से देखा जाए तो 18 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है बच्चों, लिख दिया। अब हमने क्या लिखा, 24 को क्या लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब समझने वाली बात यह है, देखो हम कह रहे हैं कि तुम चुपचाप पहले सबसे छोटा मसा, ठीक है, मसा, और उसके बाद क्या आता है बच्चों, लसा, ठीक है, लसा। अब इसी को थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त में लिखते हैं, ठीक है, इसी को थोड़ा सा संक्षिप्त में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम उसको अगेन लिख लेते हैं, 18 इज इक्वल टू 2 के पावर 1 और 3 के पावर क्या होगा, 2 होगा।
और यहाँ पर है 24, 2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 है बच्चों। क्या है 3 के पावर क्या है, 3 के पावर क्या है, 3 के पावर क्या है 1 है। ओके, अब जरा ध्यान से समझा जाए, हम जो बताने वाले हैं जरा ध्यान से समझा जाए। मैंने अभी एक चर्चा किया है, मैंने अभी एक चर्चा किया है, इस चीज को ध्यान दिया जाए कि मसा और लसा निकालना है आपको। बहुत आसान भाषा है। मसा लसा आप बहुत तरीका से निकालते भी होंगे, चाहे भाग विधि हो चाहे गुणनखंड विधि हो, मतलब निकालते होंगे। लेकिन अभी हम जो सिखा रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। हमारा मतलब है कि जो मसा, मसा मतलब महत्तम समापर्तक, और लघुत्तम लसा लघुत्तम मतलब एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और जिसको एसए भी बोलते हैं, है ना, जिसको जीएससी मतलब जीसीएफ बोलते हैं, मतलब आगे बहुत से उसका नाम है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। हम लोग आसान भाषा पर थोड़ा ज्यादा क्रेडिट देते हैं। हमारा मतलब क्या है, 18 और 24 में इन दोनों में आपको जो कॉमन दिख रहा होगा, आपको जो कॉमन दिख रहा होगा, इस चीज को जरा ध्यान से देखा जाए। ठीक है, आपको जो कॉमन दिख रहा होगा, आपको जो कॉमन दिख रहा होगा, इस चीज को जरा सा ध्यान से देखा जाए। ठीक है, क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों में? कॉमन क्या दिख रहा है आपको बच्चों? 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2। ठीक है, हम 2 लिखेंगे, हम 2 लिखेंगे, लेकिन अब ये समझने बात है कि मसा जब भी निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। अगर ये कॉमन नहीं होगा तो हम उस नंबर को नहीं लेंगे। ठीक है, मैंने क्या देखा, इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखा? 2 दिखा। 2 तो हमने ले लिया। अब समस्या क्या है कि सर मेरे पास 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 1 है। तो बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें से जो सबसे कम घात का होगा उसी को हम लेंगे। कम घात अब हम देखेंगे ध्यान से, कम घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो जो सबसे कम घात होगा वो मसा में चला जाएगा। तो हमें ले लिया 2 के पावर क्या 1। अब यहाँ पर दोनों में 3 है तो हम 3 लेंगे बच्चों, 3 लेंगे, लेकिन दोनों में सबसे कम पावर को देखेंगे, सबसे कम घात को देखेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 के पावर 1। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2 इंटू 3 इट मीन 6 आ गया। ठीक है, जब हम इसका लसा निकालेंगे, लसा में क्या है, जो आप निकाल चुके हैं वो मसा, और जो हम निकालने वाले हैं क्या लसा। अब इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लसा हम जब निकालेंगे तो हम देखेंगे कि क्या दोनों में 2 है, 2 है, 2 नहीं भी रहता तो हम उसको फिर भी 2 लेते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 2 को ले लिए। लेकिन अब सर देखिए, आपका नाम लघुत्तम, आप नाम से समझ रहे हैं, लस महत्तम, जिसका काम बड़ा, समझ रहे हैं, इसका काम बड़ा नाम छोटा, और नाम बड़ा काम छोटा। आप समझ लीजिए बात कि महत्तम, महत्तम में कर रहा था, महत्तम मतलब बहुत बड़ा, लेकिन हम पावर हमने क्या लिया, सबसे छोटा। ठीक है, लघुत्तम, लघुत्तम कर रहे हैं, लघु मतलब छोटा, लेकिन इसका काम क्या होगा, बहुत बड़ा। तो अब हम जब दोनों में 2 लिए तो इस बार हम पावर क्या लेंगे बच्चों, 3 लेंगे। क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 2 के पावर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब दोनों में भी 3 है तो 3 लेंगे, लेकिन इस बार आपका 3 के पावर 1 नहीं, 3 के पावर क्या जाएगा, 3 जाएगा। तो अब हम यहाँ जो भी गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो भी गुना करेंगे तो ये हमारा जो फाइनल आंसर होंगे वो क्या होंगे, लघुत्तम होंगे। ठीक है, तो अब ये लघुत्तम और महत्तम में क्या अंतर है। अब आप पूछोगे कि सर लघुत्तम और महत्तम हम जो सीख रहे थे, क्या ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए तो क्या हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बना सकते हैं, ये भी है। देखो महत्तम जो होता है, हमारे पास महत्तम कितना मिला 6। ये 6 एक ऐसा नंबर है कि जो दोनों नंबर को क्या कर देगा, काट देगा। आप देख सकते हो 6 3 जा 6 4 जा मतलब 6 18, 6 चौके कितना 24, और इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो इससे ये हमेशा क्या मिलेगा, ये बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो अब हम जो देखें सिंपल लसा और क्या देखे हमने, मसा। लेकिन इसी से संबंधित अब हम जो बताने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आने वाला है, इसमें एक रिलेशन है। क्या है, रिलेशन है, मतलब क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। अब ऐसा भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुने क्या, एसीएफ। तो अब हमको संबंध दिखाना है। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, लघुत्तम और महत्तम निकालना सिखाया। अब हम आपको क्या दिखाएंगे, संबंध निकालना दिखा रहे हैं। इसमें क्या है ध्यान से देखिएगा,
और अभी ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं ये मात्र दो संख्याओं के लिए ही वैलिड है बच्चों, ठीक है। अभी हम जो ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बताएंगे आपके, मतलब जो भी हम बताने वाले हैं, ये मात्र कोई पूछेगा कि कितने संख्याओं के लिए वैलिड है, तो मात्र दो संख्याओं के लिए वैलिड है। ये तीसरी संख्याओं के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। क्या फॉर्मूला है, जरा ध्यान से देखा जाए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। बच्चों कहीं कहीं क्वेश्चन में ये भी पूछता है, इसको ना देकर कहीं कहीं देता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अच्छा ये बताओ, हम अगर दो संख्या कह दिए तो क्या दो संख्या में पहली संख्या, अगर आपके पास दो संख्या है तो आप कहोगे ना कि सर उसमें से एक पहली संख्या बना दीजिए और उसी में से आप एक दूसरी संख्या बना दीजिए। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, आप चाहे तो इसे कितना भी कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली आपका यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसी में से एक संबंध दिखाना है, जो कि हम आपको संबंध हम दिखाएंगे बाय एनसीईआरटी, जो बुक हमारे, अभी हम एक पीडीएफ खोलेंगे, उस पीडीएफ की मदद से अभी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जो दिखाने वाले हैं इस चीज को जरा सा आप समझिएगा, ठीक है। जरा सा आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है, ठीक है। अभी हमने जितना भी चर्चा किया है ये हमारे पास एनसीईआरटी का एक फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ है, ताकि आप लोग भी पता चले कि हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्या आप उस चैप्टर को ठीक से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो उस चीज को थोड़ा सा आप जरा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अभी हम देखो वही बताया, परिमेय संख्या मान लीजिए p बाई क्यू है। आप देखो, आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। आपको लगेगा कि एनसीईआरटी मतलब जो आपके बिहार बोर्ड की जो भी बुक है, आपको लगेंगे कि सर ये छोटा है, इसमें क्या दिया है, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, इससे अच्छा है कि हम लोग इस प्रकाशन का बुक पढ़ लें, इस प्रकाशन का बुक पढ़ लें। देखो तुम किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़ोगे सारा घूम फिर के यहीं पाएगा, ठीक है। उसमें क्या दिक्कत है कि उसमें वो ब्रीफली दे देता है, बच्चों को पढ़ने में वो सबसे आसान होता है। और एनसीईआरटी में क्या होता है ना बच्चों, कि आपको एक एक लाइन, एक एक चीज गहन अध्ययन करना पड़ता है, जो कि आप ये गहन अध्ययन नहीं कर पाते हैं, और यही आपका एक सबसे बड़ा मुश्किल बन जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसमें क्या लिखा है, आप जब सिंपल पढ़ोगे, आप जब सिंपल पढ़ोगे क्या लिखा है, बस सिंपल आप मतलब आप एक समझोगे कि किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए p बाई क्यू है, ये प्रसार है, आपको देखने में छोटा लगेगा, आपको देखने में छोटा लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, तो आपके दिमाग में चलेगा कौन इतना दिमाग खराब करेगा, अच्छा से ये प्रकाशन को उठाओ या कहीं और जगह पढ़ो, नोट्स बनाओ। देखो ये एक खाना पूर्ति हो गया, आप अपने बचने के लिए, आप अपने को बचाने के लिए ये चीज को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन ये चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ठीक है, तो हम उस चीज को हम आते हैं आगे की आते हैं। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, मतलब प्रमेयिका हम बोल सकते हैं। और इसी में एक आप कॉन्सेप्ट को देखोगे कि जो कॉन्सेप्ट आपके जो बनेंगे, हम आगे की ओर चलते हैं। देखो हम इसके बारे में बात कर रहे थे, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। जो आपके सामने ये रिप्रेजेंट है, आपके सामने में बात कर रहे थे, ठीक है, आपके सामने में वो बात कर रहे थे। तो हमारा ये प्रश्न है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है बच्चों, और जीरो जो आर का जो वैल्यू होगा वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, और बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि a का जो वैल्यू होगा, b से हमेशा बड़ा होगा, बात सही है। यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर भाज्य होता है, क्या होता है बच्चों, भाज्य होता है, यहाँ पर भाजक होता है, यहाँ पर क्या होता है, भागफल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, शेषफल होता है। तो इस चीज को हम पहले से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, बस इसी चीज को घुमा कर लिखा है। क्या ए जो देख रहे हो ये क्या है, भाज, ये बी जो देख रहे हो ये क्या है, भाजक, ये क्यू जो देख रहे हो ये क्या है, भागफल, ये आर जो देख रहे हो ये क्या है, शेषफल। बच्चों देखो इस फॉर्मूला का हम काम करेंगे, लेकिन अब इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करें, तो हमने कहा ना कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और इसका प्रयोग हम तब तक करेंगे, और इसका प्रयोग हम एक विधि को निकालने के लिए करते हैं, उसका क्या कहते हैं, एसीएफ, एलसीएम हमेशा नहीं निकाल सकते हैं, मतलब क्या निकालेंगे, महत्तम।
ये महत्तम मतलब मसा निकालने का एक प्रक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो देखो हमने क्या बोला कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी में भी ये भी पढ़ोगे और चाहे दूसरा पब्लिकेशन को उठाओगे तो ये भी पढ़ोगे, मतलब सेम टू सेम चीज यही पढ़ोगे। आया समझ में? तो हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम जो प्रश्न एक लेते हैं उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये मतलब ये बताया है, यहाँ से एक क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, जरा सा इस पहला कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा वही मानकर चलते हैं। ठीक है, हम लोग वही मानकर चलते हैं। क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या लिखा है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, मतलब ये कहना चाहता है कि जो ए और बी हमारे पास जो संख्या होगी वो हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी बच्चों, वो ऋणात्मक संख्या नहीं होगी। आप सोचोगे कि कोई ऋणात्मक दो संख्या दे दिया और इससे निकालें, तो नो, हम इसे नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? मतलब देने के लिए वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ये कहता है कि आपने क्या पढ़ के आया है, आपने कितना कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके आया है। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। आपको एक ही लाइन में समझा दिया है कि जो ए और बी को लेना है वो कैसा होना चाहिए बच्चों, हमेशा पॉजिटिव। कौन? ए और बी। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अपूर्ण संख्या, आपको दो पूर्ण संख्या मिलेंगे क्यू और एक क्या मिलेंगे आर। क्यू क्या है पता है? भागफल। और आर क्या है? वो शेषफल है बच्चों, है ना, और विद्यमान है। और यही फॉर्मूला घूम फिर के फिर आ गया क्या यहाँ पर कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां जो आर का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और बराबर, और लेकिन b से क्या होगा बच्चों? छोटा। तो मैंने बोला ना, ये डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। इनमें से बताइए कौन सही और कौन गलत है। तो जो ध्यान रखिएगा कि जो आर का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर, और बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। आइए, तो मैंने क्या बोला कि आप देखो एक चीज और इसमें इंपोर्टेंट लाइन क्या है, जरा ध्यान दिया जाए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग क्या बोलते हैं? कलन विधि। तो आपको क्या लगता है दूसरे मतलब वहां का यहाँ का टीचर निकाल देगा ये कलन विधि फलना विधि, लगेगा ये एनसीईआरटी में है ही नहीं। लेकिन समस्या क्या है बच्चों कि हम एनसीईआरटी को स्किप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा सा क्या रहता है? कंटेंट रहता है। वो थोड़ा सा कंटेंट नहीं है, आपको देखने में लगेगा आपको थोड़ा सा उसमें दिया है, लेकिन उसको जब गहराई से पढ़ोगे तो जो आपके पास प्रकाशन का बुक है वो भी आपका लाइन क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि और इसी परिमेयिका पर आधारित है बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। ये दिया है और इसी में से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछ सकता है कि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। मैंने क्या बताया अभी हम समझाएंगे, एग्जाम में पूछेगा, यही लाइन पूछेगा। पता है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है? सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होता है। क्या होता है? सुपरिभाषित श्रृंखला का एक मतलब सुपरिभाषित चरणों का, इसमें चरण निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। और एक चीज जान लीजिएगा बच्चों, ये जो चरण है ना, ये चरण में जब तक मतलब आर का वैल्यू 0 नहीं मिल जाएगा तब तक आपको मसर नहीं मिल सकता है। इस बात को आप ध्यान से लिखिएगा। और जो एक विशेष प्रकार को समस्या को हल करने का, तो कौन सी विशेष, और जो हम लोग विधि का प्रदान करेंगे, जो भी विधि से हल निकाला जाएगा वो विधि का हल क्या निकलेगा? मसा निकलेगा। ठीक है, और शब्द एल्गोरिथम 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। तो ये सब हम चीज तो चाहे तो बैठ के घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या था कि इसमें से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या बन रहा है कि एल्गोरिथम क्या है? तो सुपरिभाषित चरणों को एक परिभाषित करता, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करता है। तो बच्चों देखो, अभी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, तो हम विश्वास करते हैं कि हमने भी जितना भी चीज पढ़ाया है उस चीज को आप इस वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं। मैंने जो भी पढ़ाया है, ठीक है, मैंने जो भी पढ़ाया है, ये पहला स्लाइड ये था जो हमने अभी आपके सामने पढ़ाया। इस वीडियो को आप चाहे तो रिकैप करके देख सकते हैं। और देखिए क्या है ना कि मैथ, साइंस या सोशल साइंस या जो भी सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा बच्चों उसमें समय देना पड़ता है। देखो हम लोग क्या है ना, इस जो अभी हम इस प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं, हम लोग यहाँ खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि कम समय में
बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपके पास पहुंच पाए। जो आप जितने भी गरीब बच्चे, ऐसे भी बच्चे पढ़ते हैं जिनको पढ़ने में सक्षम है, जो पढ़ने के लिए बहाना करते हैं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट आप लोग के लिए कितना कर रही है। ठीक है, ये पहला स्लाइड हो गया और इसके बाद ये दूसरा स्लाइड हो गया, मैंने बताया, और ये भी आपके बताया, ये भी है, मतलब सारे आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज का जो सेशन है, ठीक है, आज का जो सेशन है वो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसी जोश और जुनून के साथ इसी चैनल पर कल आपसे मिलूंगा। बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।